बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे धातुओं का निष्कर्षण, है ना। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है? अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिज से हमने अयस्क प्राप्त किया। अयस्क से धातु प्राप्त करने को कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण के लिए जितनी भी धातुएं थी हमारे पास, हमने उनको 3 भागों में डिवाइड किया। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण और अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम क्रियाशील में सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, पारा ये धातुएं होती हैं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं। मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम ये सक्रियता श्रेणी के बीच की धातुएं हैं। और अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आते हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमने पूरी धातुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कल हमने पढ़ा था कि कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कम क्रियाशील धातुओं को निष्कर्षण के लिए हमने क्या किया था? 2 एग्जाम्पल लिए थे। मरकरी का अयस्क था सिनाबार जिसका सूत्र है HgS, मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड की अभिक्रिया हमने वायु से कराई थी। वायु मीन्स ऑक्सीजन, तो ये मरकरी ऑक्साइड बन गया था, पारा ऑक्साइड। फिर पारा के ऑक्साइड को हमने गर्म किया था, ऑक्सीजन बाहर निकल गई थी और हमें पारा प्राप्त हो गया था। इसी तरीके से कॉपर का हमने एक अयस्क लिया था, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया वायु से कराई थी, ऑक्सीजन से कराई थी, तो ये बना था कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये उड़ जाती है। फिर जो बचा हुआ कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया फिर कॉपर सल्फाइड के साथ कराते हैं, तो हमें कॉपर और जो सल्फर थी वो ऑक्सीजन से क्रिया करा के सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो ये 2 मरकरी और कॉपर इस तरीके से हमने निष्कर्षित किए थे। और सिल्वर और ऑरम, क्योंकि ये पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन धातुओं को ऐसे ही प्राप्त कर लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अब मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातुएं ये आपने याद रखनी है बच्चों, जिंक, आयरन और कॉपर होता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके अयस्क कैसे पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं पृथ्वी पर। ये धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो धातुएं हैं जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, तो इनके साथ ये अशुद्धियाँ होती हैं, मेनली सल्फाइड और कार्बोनेट की ये अशुद्धियाँ होती हैं इनके साथ। तो हम ये कहते हैं कि इनके जो अयस्क हैं ये सल्फाइड के रूप में होते हैं और कार्बोनेट के रूप में होते हैं, अर्थात इनके साथ सल्फाइड की और इनके साथ कार्बोनेट की अशुद्धि लगी हुई होती है। तो हमें धातुओं के निष्कर्षण में क्या करना होगा? सल्फाइड को दूर करना होगा और कार्बोनेट को दूर करना होगा। कैसे करेंगे? सर्वप्रथम इन सल्फाइड अयस्कों को अथवा कार्बोनेट अयस्कों को इनके ऑक्साइड में बदला जाता है। हमारे पास जो ज़मीन के अंदर अयस्क में जो धातुएं हैं उनके साथ क्या है? सल्फ़र और कार्बोनेट की अशुद्धि है। तो सल्फ़र और कार्बोनेट की अशुद्धि को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सल्फाइडों को किस में चेंज करना पड़ेगा? ऑक्साइड। मतलब इनके साथ जो सल्फ़र लगी हुई है या कार्बोनेट लगी हुई है, उस सल्फ़र और कार्बोनेट को हटा के उनके साथ क्या जोड़नी पड़ेगी? ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, फिर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर ली जाती है। इससे फिर हम धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? इसके लिए है भर्जन प्रक्रिया। ये केवल सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए है। जिन अयस्कों में सल्फर की अशुद्धि है, सल्फाइड मतलब होता है सल्फ़र, जिन अयस्कों में सल्फ़र की अशुद्धि होगी उनका भर्जन किया जाता है, ठीक है। और जिनमें कार्बोनेट की अशुद्धि होगी उनका हम करेंगे निस्तापन। ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप। अभी हमने ऊपर कहा
कि ये जो धातुएं हैं ये पृथ्वी के अंदर इनके जो अयस्क हैं उनमें सल्फाइड और कार्बोनेट पाया जाता है। तो सल्फाइड के लिए हम भर्जन प्रक्रिया अपनाएंगे और कार्बोनेट के लिए हम निस्तापन प्रक्रिया अपनाएंगे। अब देखते हैं भर्जन क्या होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ये ध्यान रखिएगा, वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में, तो ये सल्फाइड जो है ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन में हम वही काम करते हैं, सल्फाइड को किस में बदलते हैं? ऑक्साइड में। सीधी सी बात है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। कैसे? वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप करके। अब उदाहरण हमने एग्जाम्पल लिया, वही मध्यम क्रियाशील तत्व जिंक है, जिंक सल्फाइड, इसका अयस्क क्या है? जिंक सल्फाइड। सल्फाइड को हमने वायु से क्रिया कराई है, वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वायु से या ऑक्सीजन से क्रिया कराई है, कंडीशन अधिक ताप पर और गर्म करने पर। तब ये S जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो बाहर निकल जाती है और जिंक के साथ जिंक सल्फाइड किस में बदल जाएगा? जिंक ऑक्साइड में। अब यहाँ देखिए जिंक सल्फाइड किस में बदल गया? जिंक ऑक्साइड में। ऊपर हमने यही कहा है, जो धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं उनको हम किस में चेंज करते हैं? ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में चेंज करने के लिए, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए भर्जन प्रक्रिया अपनाएंगे और कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए निस्तापन प्रक्रिया अपनाएंगे। तो भर्जन में हमने क्या किया? सल्फाइड अयस्क लिया, उसकी वायु से क्रिया कराई, कंडीशन बहुत अधिक ताप पर, और फिर गर्म किया। तो ये वायु सल्फर के साथ मिल गई, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस से बाहर निकल गई और जिंक सल्फाइड किस में बदल गया? जिंक ऑक्साइड में। तो ये अभिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लिख के याद करनी है। अब निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। निस्तापन प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति, वहाँ तो भर्जन में वायु की उपस्थिति थी, यहाँ पर बहुत कम वायु लेंगे या बिल्कुल हटा देंगे, अनुपस्थिति होगी। अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब जिंक का अयस्क लिया हमने, जिंक कार्बोनेट को हमने गर्म किया, कंडीशन वायु की अनुपस्थिति है। अब देखिए भर्जन में हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई, क्योंकि वायु की उपस्थिति में करा रहे हैं, इसका मतलब वायु क्रिया करेगी, वायु का मतलब ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ वायु की अनुपस्थिति में या बहुत कम मात्रा में वायु, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो रही है, सीधे जो है गर्म, जिंक कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। ये जो त्रिभुज होता है ये गर्म करने का निशान होता है। या तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि गर्म करने पर, या हम केवल ये त्रिभुज का निशान बना देंगे। तो इसमें से जब हम जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, गैस होती है, उड़ जाएगी और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर हमें जो कार्बोनेट अयस्क था वो भी ऑक्साइड अयस्क में मिल गया, और यहाँ जो सल्फाइड अयस्क था वो भी ऑक्साइड अयस्क में मिल गया। भर्जन और निस्तापन दोनों ही विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। जिंक ऑक्साइड मिल गया हमें। अब धातु ऑक्साइड से धातु कैसे प्राप्त करेंगे? अब जिंक ऑक्साइड मिल गया हमें, जिंक ऑक्साइड से जिंक कैसे प्राप्त करोगे? इस कार्य के लिए धातु का अपचयन किया जाता है। अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अपचयन मीन्स ऑक्सीजन को हटाना। उपचयन, अपचयन का उल्टा उपचयन होता है। उपचयन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखिए, अंडरस्टूड है, जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना है तो हमें ये ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई अपचायक लेना पड़ेगा। अपचयन के लिए हमें क्या चाहिए? अपचायक, जो इस ऑक्सीजन को हटाकर अपने साथ ले लें। तो ये अपचायक ये होते हैं कार्बन, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेगी तो जल बना लेगी। तो हमने जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कर ली, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये गैस है, उड़ जाएगी और हमें जिंक प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। मध्यम क्रियाशील धातुएं जिंक, आयरन, कॉपर। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया जिंक का, ठीक है। ये जो जिंक का धातु है, इसके जो अयस्क होते हैं उसमें वो सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात जिंक ज़मीन के अंदर, जिंक में सल्फाइड की अशुद्धि होती है, कार्बोनेट की अशुद्धि होती है। तो जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट 2 अयस्क हो गए इसके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सल्फाइड अयस्कों को या कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है। सल्फाइड और कार्बोनेट इनको हटा के हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। फिर धातु ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन मिल गई धातु के साथ, जिंक के साथ, फिर उस ऑक्सीजन को हटा के धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब सल्फाइड अयस्क के लिए हम करते हैं भर्जन। भर्जन में हमने क्या किया, हम सीधे बेटा ये रासायनिक समीकरण याद करेंगे, इसी से हम बना के लिख देंगे अपने आप। हमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने एक बार समझ लिया है, अब हम इससे समझेंगे। भर्जन में क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क है, जिंक सल्फाइड है, इसकी वायु के साथ क्रिया कराते हैं। वायु की उपस्थिति में, अर्थात वायु से क्रिया कराएंगे, अधिक ताप पर, बहुत अधिक ताप पर इसको गर्म करेंगे। तो ये सल्फ़र जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेती है, ये उड़ जाएगी और जिंक से सल्फ़र हट के ऑक्सीजन आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। तो हमने इस केस में भर्जन के द्वारा जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया। अब जो कार्बोनेट अयस्क है उसके लिए हम निस्तापन करेंगे। निस्तापन के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है कि वायु की अनुपस्थिति हो और अधिक ताप पर गर्म करेंगे। तो ये जिंक कार्बोनेट है, इसको हमने सीधे गर्म किया, यहाँ से कार्बोनेट से CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ये गैस है, उड़ गई, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब दोनों ही केस से जिंक सल्फाइड से भी हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया और जिंक कार्बोनेट से भी हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करेंगे, है ना। तो कार्बन से क्रिया करने पर ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और ये जिंक हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पूरा जो है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण इस तरीके से प्राप्त करते हैं। लास्ट में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गई।